सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू कवर अप सम एडवांस्ड क्वेश्चंस देखेंगे बस। बाकी थ्योरी हमने सारी देख ली है, कॉन्सेप्ट सारे देख लिए हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और इफ़ेक्ट ऑफ करंट रह गए। बाकी हमने जो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे देख लिए। तो एक बार विल जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्चुअल लिंकेजेस। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल लिंकेजेस हैं, विल जस्ट गो थ्रू दैट कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आपस में उनके बीच में क्या क्या लिंकेजेस हैं, विल जस्ट गो थ्रू दैट एंड देन विल मूव ऑन टू अवर एडवांस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने इससे पहले चैप्टर देखा था। तो स्टोरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो पहले हमने चार्जेस पढ़े, स्टैटिक जो चार्जेस होते हैं उसके स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो पढ़े हमने। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर चार्ज मेरा स्टैटिक होता है, तो हमने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरा पोटेंशियल क्रिएट होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल, ठीक है, that potential if I am going to apply across the conductor, then it is going to give me जो मेरे को हमने ओवरऑल पता है हमारे को मोटा मोटा, that is going to give you the current। ठीक है, और फिर हमने एक we have seen the concept of Ohm's law। तो हमने देखा कि current is directly proportional to the voltage applied in the Ohm's law, so that we have come across a concept of resistance। ठीक है, कि how much resistance is the concept, कि how much my conductor is opposing the current। ठीक है, so इतना हमने देखा। फिर हमने देखा जो कंडक्टर, ये जो हमारा जब हमने वोल्टेज इज़ द कॉमन बिटवीन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई अ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, यहाँ से आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज नाउ जो कि हमारा जो पहले एक सिचुएशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो, नाउ दैट सिचुएशन विल नॉट बी देयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नाउ विल नॉट बी ज़ीरो, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट of moving charges, and apart from that the magnetic effects will also come, that we are going to study later. In this lecture we are only considering the electrical effect of the moving charges। ठीक है, सो हमने देख लिया यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करी अक्रॉस द कंडक्टर, तो हमने क्या मिला, करंट मिला। ठीक है, उसको हमने लिंकेज किया विद द ओम्स लॉ। फिर हमने देखा एक रेजिस्टेंस, एक और फैक्टर हमने देखा जो उस करंट को इट इज़ नॉट अलाउइंग कि इट इज़ फ्रैक्शनल मूवमेंट दे रहा है, इट इज़ नॉट अलाउइंग द फुल 100% मूवमेंट ऑफ द करंट, इट इज़ स्टिल देयर इज़ अ रेजिस्टेंस गोइंग इन टू द फ्लो ऑफ द करंट, दैट वी हैव स्टडीड विच वी कॉल अ रेजिस्टेंस। फिर हमने देखा कि देयर इज़ अ नीड के देयर इज़ अ नीड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर one more factor which is called current density, because current is not giving me the complete idea, because it is not considering the dimensions in the area of my conductor, it is not giving me the density of the conductor, because in the steady state the current get same, but it is we need one more factor which is called current density, which is giving me complete idea about the dimensions of the conductor along with the करंट। ठीक है, सो हमने एक और फैक्टर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा फिर जो कि करंट से लिंकेजेस है, दैट इज़ करंट पर यूनिट एरिया, इट इज़ व्हाट वी कॉल द करंट डेंसिटी। फिर हमने देखा करंट डेंसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जब हमने माइक्रो लेवल हमने पढ़ा था, व्हेन वी हैव गॉन इनटू द माइक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल, सो अभी बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देयर इज़ अ लिंकेज बिटवीन योर करंट डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो ये वाली जो लिंकेज है, दैट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ये वाली लिंकेज से आप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था हमारे को जो करंट डेंसिटी होती थी, दैट इज़ नथिंग बट सिग्मा टाइम्स ऑफ ई, सिग्मा इज़ माई कंडक्टिविटी। ठीक है, वो कैसे आई थी, फ्रॉम व्हेन वी स्टडी द माइक्रो लेवल अप। तो हमने मैक्रो लेवल पे तो देख लिया, जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया अक्रॉस द कंडक्टर, यू हैव गॉट द करंट। अब हम गए फिर मैक्रो लेवल पढ़ने के बाद, वी हैव सीन सम कि कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, कि वाई इट इज़ गिविंग अ फिनोमिना ऑफ करंट। ठीक है, ओवरऑल मैक्रो लेवल पे जो फिनोमिना करंट मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो फिर हमने देखा कंडक्टर के अंदर जाके फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, जो कि इनिशियली जब मेरा कंडक्टर व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी पोटेंशियल, तो क्या होता है अंदर देयर इज स्टिल अ चार्जेस इन द मोशन, बट वो इतना रैंडम होता है कि उसका नेट फ्लो ज़ीरो रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट नहीं होता। फिर जैसे ही मैंने ये लगाया, देयर इज़ अ प्रॉपर नेट फ्लो होता है। तो उसमें हमने देखा नेट फ्लो में जो होता है मेरा, एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने देखा फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमने करंट और मल्टीपल कॉन्सेप्ट देखे कि एट अ माइक्रो लेवल हाउ माई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे आर रिलेटेड विद माई करंट। देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी के
in the conductor, it is the electron is not free to move, it is going to get collided with the neighboring atoms, neighboring molecules, neighboring ions, so that is going to produce the that is going to give the resistivity. तो हमने फिर resistivity का concept देखा, and we have linked all this I and all this factor with the this all micro factor with the current, ठीक है. Then we have linked current with the our density, and this density we have linked with the electric field here, ठीक है. Density we have linked it with the electric field. So then how the our current density has been linked with our electric field? It is nothing but sigma, the sigma by sigma into electric field, and the sigma is nothing but it is a conductivity which is a reciprocal of your resistivity, ठीक है. तो इतना हमने देखा. फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी में आगे प्रोसीड किया. फिर हमने देखा इसमें इन सारे जो माइक्रो लेवल कंस्टिट्यूएंट है इनका रिलेशनशिप देखा हमने करंट के साथ, आई के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है. फिर हमने इफेक्ट पढ़ा हमारा द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन माय कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है. वीडी पे क्या इफेक्ट आता है मेरा, टाउ इस पे रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है. तो हमने एक और कॉन्सेप्ट फिर पढ़ा वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का, और फिर हमने रिलैक्सेशन टाइम के कॉन्सेप्ट से देखा कि हाउ माई टेम्परेचर इज़ अफेक्टिंग द मोमेंट, द वीडी एंड द मोमेंट, द रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है. ये हमने देखा. फिर हमने इतना जब हमने माइक्रो लेवल पे जो देख लिया था, फिर उसके बाद हमने माइक्रो लेवल की और थोड़ी स्टडी करनी शुरू करी. हमने फिर रेजिस्टेंस को और थोड़ा स्टडी करना पड़ा, बिकॉज विद द रेजिस्टेंस ओनली आई कैन कंट्रोल माई करंट, ठीक है. आई कैन कंट्रोल माई करंट विद द रेजिस्टेंस. तो फिर हमने रेजिस्टेंस की और थोड़ा स्टडी करनी शुरू करी. फिर हमने रेजिस्टेंस में सबसे पहले उसके इफेक्ट पढ़े, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के किस वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, कंडक्टर के डायमेंशन. फिर हमने देखा एक डायमेंशंस की वजह से इफेक्ट करता है, और एक टेम्परेचर के इफेक्ट देखा हमने ऑन द रेजिस्टेंस. फिर हमने रेजिस्टेंस को ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस देखी, फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा, ठीक है. तो इतना हमने करने के बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट अप्लाई करना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग एक और कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि ये वोल्टेज को कंटिन्यूसली करंट सप्लाई करने के लिए यू नीड एन ईएमएफ, ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट देखा ना हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ईएमएफ का, ठीक है. इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ड्राइंग द कंटिन्यूस करंट. जो कंटिन्यूस करंट मेरा सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो मेंटेन करके रख रहा है मेरा पोटेंशियल को, दैट इज़ नथिंग बट योर ईएमएफ. फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट ये ईएमएफ का भी देखा था, ठीक है. इसके बाद हमने वी हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू द सर्किट एनालिसिस थ्रू मल्टीपल बैटरीज, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, ठीक है. तो हर सर्किट में हाउ मच इज़ द करंट फ्लोइंग, सो ऑल दोस एनालिसिस वी हैव स्टार्टेड डूइंग इन द सर्किट एनालिसिस. मोटा मोटा हम लोगों ने देखा एक किरचॉफ्स लॉ देखा, जिसके अंदर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ देखा एंड द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा, ठीक है. फिर हमने इसको सेम इसी को वी हैव सीन इट नोडल एनालिसिस देखा, एंड एक इसमें एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट देखा. ये तीन कॉन्सेप्ट हमने वी हैव सीन इन द सर्किट एनालिसिस. फिर हमने सर्किट एनालिसिस में वी वर ओनली स्टडिंग द सर्किट एनालिसिस विद द रजिस्टर. फिर हमने वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग द सर्किट एनालिसिस विद द आरसी सर्किट्स, एंड देयर वी हैव सीन के दिस इज हेयर वी हैव स्टडी द डायनेमिक सर्किट्स. हमने यहाँ पे देखा ट्रांजिएंट लेवल पे, हमने स्टडी स्टेट के अलावा ट्रांजिएंट लेवल पढ़ा यहाँ पे इसमें आरसी सर्किट्स में. And this circuit is like the fundamental to your electronics, ठीक है. In most of the electronic devices you will be having the RC circuit. तो फिर हमने यहाँ पे फिर RC circuits पढ़ा. In the last lecture, till last lecture we were studying the transient analysis, we were studying the RC circuits, ठीक है. तो इतना टिल दिस वी हैव स्टडीड इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो आज हम विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड टुडे इन आवर एडवांस क्वेश्चन, ठीक है. थोड़े कुछ एक क्वेश्चन है दैट वी विल डू. फिर उसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. फिर वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द आर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रह जाएंगे, और हमारा एक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट रह जाएगा. ये दो हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे, ठीक है. तो हम देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा है कि यहाँ पे एक मेरे को कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, जो कि एयर कैपेसिटर है, ठीक है, एयर कैपेसिटर है. फिर मेरे को दे रखे हैं यहाँ पे दीज आर द रेजिस्टेंसेस, 3 रेजिस्टेंसेस इन गिवन एंड 2 voltage sources are given, this and these 2 voltage sources are given. और मेरे से पूछा गया है कि we have been asked कि if the dielectric strength of the air, ये dielectric strength of the air इतनी है, so we have to find out the maximum safe value of V. कितना V हो मेरा कि ताकि ये द डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो. डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ V क्या होगा, करंट फ्लो करने शुरू करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बिल्डअप होगा, पॉजिटिव माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज बिल्डअप होगा. चार्ज बिल्डअप की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनके बीच में. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर जितना ज़्यादा मेरा वोल्टेज होगी और जितना ज़्यादा मेरा इसके बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा, जैसे जैसे मेरी वोल्टेज बढ़ेगी, जब उतना करंट फ्लो करेगा उतना मेरा फिर पोटेंशियल बिल्डअप होगा कैपेसिटर के क्रॉस. जितना बड़ा पोटेंशियल डेवलप होगा उतना मेरा चार्ज बढ़ेगा. चार्ज जितना मेरा बढ़ेगा उतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जिसकी वजह से एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम जब वो
इसके बराबर पहुंच जाएगा, दैट इज़ द मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ वी। अगर इससे ज़्यादा मैंने वी दी, उससे ज़्यादा मेरा चार्ज बढ़ा, देन द कैपेसिटर विल स्टार्ट लीकिंग, ठीक है, तो वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारे को वही निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि सेफ वैल्यू ऑफ वी निकालनी है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली क्यू निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्यू कितना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, सो माई द वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो वी कैन राइट डाउन इसके बीच में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी कैन राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर वी हैव स्टडीड, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आई कैन राइट इट डाउन क्यू बाई ए, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा क्यू बाई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, क्यू बाई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ से क्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम हेयर हमारा अल्टीमेट एम क्या है, चार्ज, ये सर्किट एनालिसिस से वी विल फाइंड आउट द चार्ज अक्रॉस इट, ठीक है। अब वो चार्ज में इतना चार्ज हो जाए कि बिकॉज ऑफ दैट मेरा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होए विच इज़ जस्ट इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चार्ज निकालेंगे इसमें, एंड दैट चार्ज विल बी लिंकेजेस विद योर वोल्टेजेस, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से ही चार्ज होगा ना, तो हम किरचॉफ वोल्टेज लगा के इन टर्म्स ऑफ वी हम लोग इसके अक्रॉस चार्ज निकालेंगे, एंड दैट चार्ज वी आर गोइंग टू इक्वेट इट विद द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाल देता हूँ, तो दैट मीन्स दिस मच इज़ द मैक्सिमम चार्ज इट इज़ बीन अलाउड, ठीक है, दिस मच इज़ द मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ से मेरा चार्ज निकाला कितना आया, ई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू डाल दी दिस, एंड एरिया डाल दिया मैंने, एरिया इज़ माई 50 सेंटीमीटर क्यूब, पुटिंग द वैल्यू इन मीटर में कन्वर्ट करके वी पुट द वैल्यू एंड वी हैव गॉट दिस, ठीक है। हमारे पास आगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैक्सिमम इतनी पहुँचनी चाहिए, 15,000 एप्सिलॉन नॉट पहुँचनी चाहिए। इससे ज़्यादा जैसे मेरा क्यू बढ़ेगा, अगर मेरा वोल्टेज इतनी वोल्टेज दो कि मेरा इतना ही क्यू बढ़ पाए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मेरा क्यू बढ़ गया तो इट इज़ गोइंग टू रप्चर द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड माई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मेरा ये मेरा लिमिटिंग क्यू आ गया। कैपेसिटेंस कितना है मेरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ए और डी के बीच में मेरे को रिलेशनशिप दे रखी है, एंड विल डू दैट, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर कैपेसिटेंस। अब हम देखते हैं कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता है कि इन डीसी सर्किट्स में जहाँ पे भी वोल्टेजेस मेरी डीसी में होती हैं, बैटरीज होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है, तो दैट मीन्स नो चार्ज विल फ्लो अक्रॉस इट। हम लोगों को विल अप्लाई द किरचॉफ लॉ इन दिस सर्किट, ये वाले सर्किट में लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम इन दिस सर्किट, इस वाले सर्किट में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग करंट निकालेंगे इन दोनों सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड विद दैट फिर थर्ड हम किरचॉफ लॉ इस वाले में लगा देंगे इन दिस, ठीक है। इसके अक्रॉस निकालना ना, तो इसके अक्रॉस ऐसे किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ये ए से बी तक का, ठीक है, और जिसके ए से बी जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे, आई गेट द वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियल डिफरेंस ए बी आ जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस विल मेक इट दैट विल मल्टीप्लाई बाई सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, और उस क्यू को इससे हम इस वाली क्यू से विल जस्ट इक्वेट दैट, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो है। तो अब हम देखते हैं, पहले ये वाला लूप देखते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ओपन, ये तो ओपन है, तो ये लूप बनेगा, ये लूप बनेगा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो हम पहले ये वाला लूप देखते हैं। इस वाले लूप में वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ लॉ। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो पहले हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज़ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे भी इसमें भी I1 करंट आएगा, फिर यहाँ पे I2 करंट चला गया, और इधर I1 माइनस I2 आ गया, ठीक है। इस वाली में I1 माइनस I2 आ गया, और इधर मेरा I2 चला गया, और इस वाले में मेरा I1 करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले में लगाते हैं, तो ये ऊपर I2 जा रहा होगा, तो I2 R1 माइनस I2 R1 हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, V पॉजिटिव माइनस I2 R1, एंड दिस विल बी प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2, I1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। इससे मेरा एक रिलेशनशिप आ जाएगा I1 I2 में और V में। I1 I2 इज़ ओनली अननोन टू मी, V इज़ नोन, वी हैव टू गेट द फाइनल वैल्यू इन द V। Q हम V में निकालेंगे, तभी इक्वेट करेंगे, तो देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर V। अब सेकंड में लगाते हैं हम इस वाले लूप में, वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ लॉ, सेकंड वाले में लगाते हैं। इसमें लगा के देखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो प्लस V इधर आए तो माइनस I1 I3 माइनस I1 I3, ठीक है। फिर इधर गए, इधर क्या हो गया हमारा, माइनस I1 I2 ब्रैकेट इंटू R2 माइनस I1 I2 ब्रैकेट इंटू R2, एंड विल कम बैक हेयर, इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, I1 I2 आ गए, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन टर्म्स ऑफ माई V, ठीक है। अब मैं इस वाले लूप में चलाऊँगा, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगा, विल सी द कैपेसिटिव सर्किट, तो हमारा विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से मेरी विल मूव इट लाइक दिस, ऐसे मूव करते हैं, विल अप्लाई इट लाइक दिस। सो यहाँ पे VB हो गया, VB
माइनस वी, ठीक है, माइनस वी, और ये हो गया मेरा प्लस I1 I3, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है मेरी Q/C, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है मेरी भी नो ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है हमारी, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज Q/C। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से हो गया Q/C, और इस वाले लूप ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये हो गया Q/C माइनस वी और फिर प्लस I1 R3, ठीक है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो प्लस I1 I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा Q में आई विल गेट द रिलेशनशिप, आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I1 हेयर, ये I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, I1 की वैल्यू डाली, एंड Q को हम लोग निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ माई V, ठीक है, V में Q आ जाएगा, एंड देन दिस इज़ व्हाट वी गॉट, ठीक है। R1 ये हमारे को पता है R1 R2 R3, तो मेरा Q आ गया 20/21 एप्सिलॉन नॉट इनटू V, ठीक है। और Q मैक्स कितना है मेरा, दिस इज़ माई मैक्स, आई इक्वेट 15,000 विद दिस, इससे इक्वेट कर दूंगा, एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू आ गई 15,000 इंटू 11/20, सो 8250 वोल्ट। सो दिस इज़ द मैक्सिमम V आई कैन अप्लाई अक्रॉस दीज टू, सो दैट माई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे मेरे को इनफाइनाइट इंटरनल सेल्स, इनफाइनाइट सेल्स दे रखी है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ V इन टर्म्स ऑफ INR, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ INR। सो इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है जाने का, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप मूव ऑन करते जाएंगे, बाकी इसमें कोई ऐसा इन डेप्थ ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस पहले फॉलो करना है, ये करना है, ये करना है, सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें बस एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब भी ये मेरा इन्फिनिटी तक होता है तो आई कैन टेक इट फ्रॉम हेयर, तो इसका भी मेरा अगर मैं देखूंगा तो इसका भी इक्विवेलेंट मेरा जो मेरा इक्विवेलेंट सेल का EMF होगा और इक्विवेलेंट मेरा रेजिस्टेंस होगा वो भी E और R ही होगा, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ तब भी वही सेम रहेगा कि इस पूरे सर्किट का ये राइट हैंड साइड जो सर्कल में है इसके पूरे का अगर मैं लूँ तो इसका भी EMF मेरा E होगा और इसका मेरा भी रेजिस्टेंस R होगा, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ तब भी वही रहेगा, बिकॉज एट एनी पॉइंट इफ यू विल टेक दीज आर ऑल द अप टू द इन्फिनिटी, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द सेम EMF एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक में लगाएंगे एंड दैट वी विल मेक इट इक्वल टू आर सेम E। सो इतना जो भी मेरा इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पे भी जो इतने का इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, जो हमने इनफाइनाइट रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे इन गेटिंग आर V इन टर्म्स ऑफ INR, ठीक है। सो पहले ये वाला सर्किट देखते हैं इस तरीके से, सो दिस सर्किट विल टेक, ठीक है, इस सर्किट का जो मेरा इक्विवेलेंट नेट EMF अगर मैं लूँ, सो इफ़ आई टेक इट E, सो दिस इज़ माई अननोन, आई हैव टू गेट रिड्यूस दिस एंड दिस इज़ माई R, ठीक है। ये मेरा टोटल सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा इक्विवेलेंट EMF हो गया। तो नाउ अगर मैं ये वाला सर्किट लिया मैंने, ठीक है, तो इसको मैंने रिड्यूस कर लिया इन दिस मैनर, ठीक है, ये वाले का मेरा मैंने ले लिया नेट EMF E और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको रिड्यूस करके आई हैव कनेक्टेड हिट हेयर, अब इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये EMF हो गया, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मेरा सर्किट हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला एक हो गया, ये वाला ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है मेरा, सपोज दिस इज़ माई सर्किट नाउ आफ्टर कनेक्टिंग विद दिस, ठीक है। तो अब इस सर्किट में क्या है मेरा, ये EMF है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए, ठीक है। और ये V है, ये R है। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना, जब भी मेरे पैरेलल में जब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वो निकालना होता है, अगर मेरे ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने लोगों ने देखा था ना पहले वाले केसेस में, इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल सेल्स तो आपको इक्विवेलेंट EMF निकालना होता है सेल का, इफ़ यू आर हैविंग दिस इंटरनल रेजिस्टेंसेस ये इसके लगे हुए हैं एंड दीज आर द EMFs, ठीक है, एंड दीज आर द रेजिस्टेंसेस। तो हमने ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट्स में देखा हुआ है हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट EMF कितना होता है, E इज़ नथिंग बट योर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस अप टू जितने भी नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा था, ये इक्विवेलेंट EMF आ गया। सेम वे मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, R इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1/R1
प्लस 1/R2 इस तरीके से होता था, ठीक है। तो वही वाला हम लगाएंगे। तो इसके अंदर मेरा इस वाले में देखते हैं, ये R और ये 4R तो मेरा सीरीज़ में हो गया, तो ये मेरा EMF हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया इसका 4R प्लस R, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं। ये दो हो गए मेरे, ये बैटरी हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इधर ये बैटरी हो गई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस 4R। तो हमने यहाँ पे निकाला E डिवाइडेड बाय इसका हो गया R प्लस 4R प्लस V डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 1 R प्लस 4R और 1 प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ V, E कम्स आउट टू बी, इसको मैंने रिजॉल्व किया तो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ E कम्स आउट टू बी इक्वल टू V, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आ गया, इसको रिड्यूस करके जो मेरा E आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू जो मैंने EMF नेट EMF लिया है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई V, ठीक है। अब नेक्स्ट लगाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरा है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। सो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू इसका लेते हैं, दैट इज़ 1/R, दिस 1/R और 1 प्लस R प्लस 4R, ठीक है। इसका निकाला 1/R 1 प्लस R प्लस 4R, राइट। सो वही किया ना हमने, इसका भी जो होगा दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट तो यही होगा, और मतलब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट लूँगा EMF E आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आएगा, और इसका भी अगर मैं देखूँगा यहाँ से भी देखूँगा तब भी इसका भी इक्विवेलेंट EMF E रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R ही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R ही रहेगा। तो आप कहीं से भी इस सर्किट को ब्रेक कर लो बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई वी पुट दिस इक्विवेलेंट जो हमने यहाँ से निकाला, इसको रिजॉल्व करके उसका भी E और R ही आएगा, ठीक है। इसको भी अगर मैं रिजॉल्व ही करूँगा इसको, बिकॉज मैंने यहाँ से ब्रेक किया सर्किट तो इसको मैंने ER लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा इसका भी जो इक्विवेलेंट आएगा, इसका भी जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो भी E के बराबर ही आएगा जो ये वाला E था, और जो इसका इक्विवेलेंट मेरा रेजिस्टेंस आएगा वो भी मेरे R के बराबर ही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा I'll get my another relationship, ठीक है। मेरी यहाँ से मेरा R आ गया एंड वी जस्ट रिजॉल्व इट एंड वी हैव गॉट दिस वैल्यू R प्लस 4R इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ये वाला फैक्टर हमने इसलिए लिया है बिकॉज इट्स बीन यूज इन आवर कैलकुलेशंस में यूज़ होगा। तो वी हैव फाइंड आउट कि यहाँ से R प्लस 4R की वैल्यू हो गई 4R स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब हम फाइनली विल रिड्यूस इट, हमने यहाँ तक रिड्यूस कर लिया इसको हमारा ये हो गया फाइनल E और R आ गया, ठीक है। ये रिड्यूस करके अब हमारा यहाँ पे मैंने इन दिस सर्किट दिस इज़ माई E एंड दिस इज़ माई R। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा सिंगल सर्किट रह गया। अब मेरे को यहाँ पे निकालना V निकालना है इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I मतलब यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है और जो मेरा R जो ये वाला R है, ठीक है। अब हम ये वाला सर्किट देखेंगे, बस दिस स्मॉल सर्किट, ठीक है, सारा रिड्यूस करके दिस इज़ माई E R, ये मेरा 4R हो गया, इसके थ्रू दिस इज़ माई एमीटर जिसके थ्रू करंट मेजर हो रहा है, दिस इज़ I करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। अब मैं इसमें लगाऊंगा, आई विल अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ और विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। यहाँ से I कितना है मेरा E डिवाइडेड बाई R प्लस 4R, ठीक है। R प्लस 4R की वैल्यू कितनी है मेरी, दिस वन, तो आई जस्ट पुट दिस वैल्यू, I आ गया मेरा, दिस वैल्यू आई हैव गॉट इट फ्रॉम हेयर। R की वैल्यू निकाल लो बिकॉज फाइनली यू नीड द वैल्यू, फाइनली आपको चाहिए यू नीड द वैल्यू ऑफ योर V इन टर्म्स ऑफ I एंड R ओनली, ठीक है। सो यहाँ से फर्स्ट यू टेक आउट द R फ्रॉम एयर, R आपने निकाला यहाँ से, ये आपका V हो जाएगा, ठीक है, दिस इज़ V, ये आपका I और R में चाहिए, I आपको पता है तो यहाँ से आप R निकाल लो, ठीक है। यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R आ गया आपका 4R स्क्वायर I डिवाइड बाई V, ठीक है। अब क्या करो, ये जो आपका R है यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R हेयर, ठीक है, बिकॉज आपका R नोन है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, बस एक यही तो अननोन है ना मेरा R, और R मैंने यहाँ पे निकाल लिया विच इज़ कमिंग इन माई स्मॉल r I एंड V, ठीक है। और यही मेरे को टर्म्स चाहिए थे V I और R में ही निकालना है, तो मैं ये वाला R आई जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे R डालूंगा और आई पुट द वैल्यू ऑफ R हेयर। बाकी सारे मेरे टर्म्स नोन है, सो आई जस्ट पुट दिस वैल्यू, R की वैल्यू ये डाल दी 4R स्क्वायर बाई V I प्लस 4R, ये वाला 4R प्लस 4R स्क्वायर, और नीचे जो R है फिर वहाँ पे मैंने सेम ही R की वैल्यू नीचे भी डाल दी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, आई गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन V, ठीक है, ये V में आ गई एंड फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दोनों रूट निकाल लो, माइनस जो रूट तक निकालते हैं माइनस B रूट B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर V की वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। आपका B क्या हो गया, ये B हो गया और A 1 हो गया और C आपका ये हो गया माइनस, ठीक है, ये भी माइनस में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू नो हाउ टू वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो आपका जो V आ गया वो आपका R I की टर्म्स में ही आएगा इसमें, बिकॉज इस पूरे इसमें जो मेरे वेरिएबल्स R और I में ही है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। सो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था, ये तो सारा कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दिस यू कैन नॉट
figure out how to do that. It is not, there is no linkages in this, so only linkages is जो आप कर सकते थे वो यही कर सकते थे, because it's an infinite circuit. तो जितना इसका इक्विवेलेंट होगा वही यहाँ पे इक्विवेलेंट जो आएगा वही सेम होगा, जितना इसका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उतना ही यहाँ पे आप यहाँ पे भी वही सेम आपका EMF एंड वही सेम आपका R आएगा. सो दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट. जैसे हमने जिस तरीके से इक्विवेलेंट रजिस्टर वाले केसेस देखे थे ना, उसी तरीके से है बस ये, ठीक है. बस इसमें वी आर हैविंग द इनफाइनाइट सेल्स एंड द इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ठीक है. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. इसमें क्या है, मेरे को रेजिस्टेंस दे रखा है. वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है. दैट मीन्स आई करंट यहाँ पे अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, सो आई हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इन के और बी के बीच में, ठीक है. एज्यूम दैट द नंबर ऑफ, अब क्या है इसके अंदर ये सारे एम्बेड हो रहे हैं, दिस ऑल आर गेटिंग एम्बेडेड. ये जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ये सारे एम्बेड होते जा रहे हैं विद ए साइज डिक्रीजिंग हाफ. ये साइज सारे ये अगर मेरा ये मेरा अगर इफ़ आई टेक इट 2R देन दिस विल बी R/2. सो इट इज़ R/2. सो ये धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहे हैं विद अ हाफ. टेंड्स टू इन्फिनिटी. सी इन द फिगर, साइड AB इज इक्वल टू A, साइड AB इज इक्वल टू A एंड द पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. सो ये निकालना है हमने. सो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगा, ठीक है, जो यहाँ पे मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अगर मैं इसका देखूँ, ये पूरे ये वाला सर्किट ले लूँ मैं अंदर वाला और इसके अंदर के सारे सर्किट. सो ये बेसिकली इसका उल्टा ही है ना, ये ए और बी जो है मेरे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं इसका इक्विवेलेंट देख लूँ ए और बी के बीच में, सपोज ये कितना आएगा मेरा, जो इसका होगा उसका हाफ ही आएगा, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, ठीक है. इसका सपोज मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज x है, तो इसका ये यहाँ से ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, x/2. ए और बी का जो होगा, ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स ये सबका मिला के जो इक्विवेलेंट आ रहा है, जो अंदर का सबका मिला के आ रहा है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट, अगर मेरा इसका ए और बी का पूरे इस ट्रायंगल का जो अंदर के पूरे ये जितने भी मेरा इस अंदर ट्रायंगल बन रहा है इनफाइनाइट अंदर जाके, इसके बीच का जो मेरा ए और बी के बीच में आ रहा है, सपोज दिस इज x है, ठीक है. और मेरे को पता है लेंथ हाफ है और लेंथ इज वेरिंग विद माई विद रेजिस्टेंस. तो इसका मेरा x है, तो जो मेरा ये वाला अगर मैं ए बी ले लूँ और इसके अंदर के सबका कितना होगा फिर x/2 होगा, ये जो ए और बी के बीच में. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल रिड्यूस दिस सर्किट इनटू दिस, ठीक है. अब इसको रिड्यूस किया मैंने, वी हैव रिड्यूस दिस सर्किट. सो सबका रेजिस्टेंस मेरा बेसिकली R है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. सो these all, so this is my, we'll take it small r only. सो इन सब का मेरा रेजिस्टेंस इनके अक्रॉस दे रखा है, लेंथ के अक्रॉस सपोज ये R है, ये R है. सो ये तो मैंने निकाल लिया ए और बी के बीच में. ए और बी के बीच में मतलब ये सारे ट्रायंगल्स का अंदर का सबका मिला के जो ए और बी का रेजिस्टेंस है ना, जैसे मैं यहाँ पे ए और बी के बीच में, यहाँ पे डोंट कंफ्यूज के ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस इज 2R. नो, ए और बी के मतलब है कि जो मेरा यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लगा लूँ तो ये इक्विवेलेंट है इन सबका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो है ए और बी के बीच में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है. सेम अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊँ, ये वाला ए और बी ले लूँ और इन सब का ले लूँ, ठीक है, वो कितना आएगा, वो तो हाफ ही आएगा ना, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ. अगर ये मेरा x है तो ये वाला कितना होगा मेरा x/2, ठीक है. सो वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने, इसको मैंने x/2 कर दिया, ठीक है. ये मेरा सबका पूरे अंदर वालों का मिला के x/2 है और मेरा इन ए और बी के बीच में कितना है मेरा x है, ठीक है. ए और बी के बीच मेरा x है, x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. और यहाँ पे जो साइड्स का कितना है मेरा, सपोज ये हर एक साइड का अगर मैं R ले लूँ तो ये मेरी 2R हो गया, बिकॉज ये R और R 2R हो गए, दो साइड हो गई ना मेरी, तो ये 2R हो गया. ये वाला ए भी मेरा 2R हो गया, ये सारी मेरी R है. नाउ दिस ओवरऑल इज़ माई x, ठीक है. इसके बीच में मेरा x है. सो इसका पूरा भी जो भी मेरा रिजल्टेंट आएगा दैट आई विल इक्वेट टू x, ठीक है. इसका पूरा रिजल्टेंट, अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं. अब मेरा क्या है, ये दोनों इट इज़ सीरीज़ में है, ये 2R हो गए और ये 2R जो है मेरे ये पैरेलल विद दिस x/2 है, ठीक है. ये पैरेलल विद x/2 है. सो 2R इज पैरेलल विद योर x/2. सो दैट इज़ व्हाट this R and R in series and they are parallel with your x/2. So first resistance आपका ये इन तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है. दैट इज़ फर्स्ट R1. सो इन सब का मिला के आपका R1 आ जाएगा. फिर नाउ दिस R1, सो नाउ दिस R1 इज़ इन सीरीज़ विद ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है. ये यहाँ पे आपका सपोज R1 आ गया, दिस R1 इज़ नाउ सीरीज़ विद योर दिस 2R, ठीक है. नाउ अगेन यू विल डू, सो दिस इज़ योर R1, नाउ 2R इज़ दिस एंड दिस, these and
दिस इज़ योर R1, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज़ में हो गए, तो 2R प्लस दिस, ये आपका हो गया R2, ठीक है। दिस इज़ योर R2, ये आपका आ गया फाइनली R2। अब ये R2 एंड दिस 2R आर इन योर parallel, and that is equal to your x. That is what we have to do. So this 2R and this R2 which you have calculated from here, these both are in parallel, ठीक है। so ये दोनों parallel में आ गए, this R2 and your this 2R, और जो आपने इसका equivalent आया है सबका मिला के, this is nothing but your R2 and this is 2R, ये दोनों का equivalent जो आएगा that is equal to your x। आप इन दोनों को parallel रखो, R2 2R divided by R2 plus 2R, that will equal to your x, ठीक है। और यहाँ पे भी x की टर्म है, एंड here also you will get the term in x and quadratic बनेगी, and you'll just solve the value of your x from here, ठीक है। x निकालना था हमें, and you can solve the value of your x, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट था। बाकी x आप ये जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर R2, यहाँ से R2 ये निकालो, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर R2 हेयर, ठीक है। इट इज़ जस्ट कैलकुलेशन ओनली, फिर आप क्वाड्रेटिक बना के यू कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक है। तो इसमें बस वही कॉन्सेप्ट था, ये वाला कि इसको अंदर वाले को किस तरीके से रिड्यूस करें, हाउ दिस इज़ रिलेटेड विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस x अगर मैं लेके चलो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो इसके अंदर क्या कह रहा है, दो मेरी मेटल बॉल्स हैं सेम रेडियस की, ठीक है, लोकेटेड इन ए होमोजीनियसली पोरली कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। सो ये होमोजीनियस है, ये याद रखना वर्ड, होमोजीनियसली पोरली कंडक्टिंग मीडियम के देयर इज़ the electric field जो होगी, the electric field will go, so there is a current flowing through it, poorly conducting medium, so if you apply if there is a voltage difference between them, so the charges will flow and the current will flow between them, ठीक है। so that is not like ये दोनों हैं, तो इस पर अगर मेरा चार्ज प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू रहेगा, नो, बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टिंग मीडियम, सो इट इज़ नॉट 100% इंसुलेटिंग, दिस चार्ज विल फ्लो टुवर्ड्स दिस चार्ज, ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ दैट द करंट विल बी देयर, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पोरली कंडक्टिंग मीडियम। ऑफ रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी मेरे को बता रखी है रो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉल्स, सेपरेशन बिटवीन देम इज़ मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ द बॉल। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा बड़ा है, तो दैट मीन्स इसका इम्पैक्ट जो होगा Q का वो इसके वोल्टेज पे नहीं आएगा, और इसका जो Q का इम्पैक्ट होगा वो इस पे नहीं आएगा। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बिन गिवन कि इनका सेपरेशन बहुत लार्ज है। अब बेसिकली यही है कि इफ़ दिस इज़ क्यू चार्ज एंड दिस इज़ माइनस क्यू, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इंसुलेटिंग, जो हमने आइडियल केस कंसिडर करते हैं ना इंसुलेटिंग मीडियम, ये इट्स काइंड ऑफ लीकी कैपेसिटर वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर इट्स लाइक अ बॉल, इट्स बिन गिवन, आप डायरेक्टली कैपेसिटेंस वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ़ यू नो द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू बॉल्स, ठीक है। इन दोनों बॉल्स का आपको कैपेसिटेंस पता है, स्फेरिकल कैपेसिटर वाला जो होता है कॉन्सेप्ट, उसके भी थ्रू कर सकते हैं, बट हम लोग विल गो विद द फंडामेंटल, सो दैट यू कैन अप्लाई एनीवेयर। अगर आपका रेजिस्टिविटी भी चेंज कर रही है इस मीडियम में, तब भी यू कैन अप्लाई, बस उसमें क्या करना होगा, आपको छोटे से डिस्टेंस के लिए लेना पड़ेगा dx के लिए, अगर आपकी ये होमोजीनियस नहीं दे रखी, बट यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक, ठीक है। लॉजिक आप सेम ही अप्लाई कर सकते हैं। सो फंडा यही है इसका कि सपोज इफ दिस इज चार्ज Q प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, इट इज़ लाइक अ कैपेसिटर ओनली होगा स्फेरिकल। तो यहाँ पे क्या है कि दिस चार्ज इज फ्लोइंग डाउन हेयर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट इंसुलेटिंग, ये जो मीडियम है दिस मीडियम इज़ नॉट इंसुलेटिंग, सो पोअरली कंडक्टिंग है, तो चार्ज विल फ्लो डाउन हेयर। तो हमें बस रेजिस्टेंस बताना है कितना है इसका, ठीक है। रेजिस्टिविटी मेरे को दे रखी है, वी हैव टू टेल द रेजिस्टेंस नाउ, ठीक है। सो विल डू, सो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विल कनेक्ट द वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। ये वोल्टेज कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इट विल गेट प्लस क्यू चार्ज एंड इट विल गेट माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो गया इनके बीच में, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू वी हैव सीन स्टेशनरी चार्जेस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिस इज इस तरीके से इट विल गोइंग टू गो, ठीक है। और ये जो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, सो दैट मीन्स माई करंट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, करंट एक ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म करंट होगा, सो वी कैन नॉट टेक के करंट डायरेक्टली आई इज इक्वल टू we cannot take directly I, we have to do the small small area से we have to see what is the current flowing through it, ठीक है, what is the current flowing through it, ठीक है, because E is there. So how we can link with, हमने देखा था स्टार्टिंग में, how we can link the electric field with the current electricity with through the J, तो that is what it's our initial point. सो हम लोग देखते हैं इसमें लिंकेजेस देखते हैं। पहले हमें निकालना है रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट करी। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें यहाँ पे बस वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू इट, ठीक है। सो विल डू वोल्टेज, दिस वोल्टेज वी हैव टेकन, एंड करंट हमने निकालना है कि हाउ मच इज़ द करंट थ्रू, इफ़ वी डिवाइड देम विल गेट द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। सो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे करंट तक पहुँचना है। तो आई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, J इंटू ए लिख सकते हैं आप आई को, दिस इज़ योर करंट डेंसिटी इंटू ए एरिया। अब यहाँ पे क्या है आपका जो ये दिस
current density, this current is flowing through this, तो area is not constant ना, area is flowing, area is like यहाँ पे area ये है, फिर आगे जाएंगे एरिया बढ़ जाएगा, फिर आगे जाएंगे एरिया बढ़ जाएगा, सो एरिया इज़ नॉट कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल विल टेक द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, उसका करंट निकालेंगे हम, ठीक है, विल फाइंड आउट द करंट थ्रू इट, ठीक है। सो यहाँ पे अभी वो बाद में देखेंगे, पहले हम लिंकेजेस देखते हैं। पहले हमने देखा आई से हमारी लिंकेज बनी जे और ए की, ठीक है, करंट डेंसिटी के। जे क्या होती है मेरी, सिग्मा टाइम्स ई, ठीक है, जे क्या होती है मेरी, सिग्मा टाइम्स ई। तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया सिग्मा ई इंटू ए, ठीक है। सिग्मा क्या होती है मेरी, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ माई रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिग्मा इज़ माई कंडक्टिविटी, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ योर रेजिस्टिविटी। आपने सिग्मा डाल दिया 1/a। अब आपका ई और ए, आपको आपने स्मॉल डी एस के लिए आपको ई पता है, स्मॉल डी एस के थ्रू यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू नो कि दिस ई इज़ कॉन्स्टेंट at the sphere, ठीक है। सो स्मॉल ई के थ्रू इफ़ यू टेक दिस स्मॉल डी एस एरिया, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर चार्ज हेयर, क्यू आप निकाल सकते हैं फिर यहाँ से, बिकॉज विद द this electric field is because of this charge now, and you wanted to know this E into A in this. So E into A, it is nothing but if you do the integration of this, ठीक है, if you do the integration of this, हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे, because we have to find out the इसके थ्रू अगर मेरा चार्ज Q है तो चार्ज Q will not flow in one particular direction ना, हर डायरेक्शन में चार्ज Q फ्लो करेगा। तो that's why एक स्मॉल एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो स्मॉल एरिया को निकालने के लिए व्हाट वी विल डू हेयर, विल टेक द स्मॉल डी आई लेंगे, दैट इज़ जे इंटू डी एस, ठीक है। अब उस जे में द सेम दिस जे वी आर गोइंग टू पुट सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा को हम लोग लिख देंगे 1/ε। तो यही वाला चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये स्मॉल डी आई हो गया मेरा, इसके थ्रू जो मेरा स्मॉल करंट जा रहा होगा, स्मॉल डी आई आ गया 1 बाई रेजिस्टिविटी, इसका फिर स्मॉल इसका इंटीग्रेशन सरफेस पूरे के थ्रू हमने देखा स्मॉल टी एस के थ्रू तो करंट कितना जा रहा है, ठीक है। देन वी विल डू विद द इंटीग्रेशन अक्रॉस द सरफेस, ठीक है। इंटीग्रेशन अक्रॉस द सरफेस करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने देखा ना इंटू ए आ गया यहाँ पे, और इंटू ए अगर गॉस लॉ क्या होता है मेरा, क्यू एन क्लोज्ड इंटू ए क्या होता है, फ्लक्स है ना, ये क्यू एन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों के पास भी वो यहाँ पे यही आ जाएगा। तो स्मॉल करंट कितना पास हो रहा होगा यहाँ से, दैट इज़ जे इसकी सरफेस डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंटू स्मॉल एरिया, ठीक है। स्मॉल एरिया से दैट इज़ माई स्मॉल करंट। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको, विल जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, जे की वैल्यू मैंने डाल दी 1/ε ई डॉट डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, पूरे सरफेस से कितना मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा, इट विल बी गोइंग इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पूरे सरफेस से। सो पूरे सरफेस से मेरा करंट आ गया आई, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया Q/ε, ठीक है, दैट इज़ Q/ε मेरा आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ अ फंडामेंटल, वी कैन यूज़ इट इन मल्टीपल क्वेश्चंस कि अगर स्फीयर के थ्रू कितना जा रहा है मेरा करंट, सो वी कैन यूज़ इट। सो यहाँ पे मेरा करंट आ गया मेरा सिंपल, ठीक है। अब मेरा Q इज़ अननोन टू मी, Q मेरे को नहीं पता Q, बट आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड V, और मेरे को यहाँ पे V भी है मेरा R में, तो आई कैन ईजिली डिवाइड दैट। तो यहाँ से मेरा आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई Q। कोई यहाँ पे अगर नहीं भी है तो हमारे को वी कैन फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ Q। तो V बाई I जब करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी Q है, तो इट कैन गेट कैंसिल बिकॉज Q इज़ अननोन टू मी, दिस बोथ थिंग्स अननोन। तो अब हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना होगा, इसके सरफेस पे इट इज़ KQ/A जो इसका एरिया है। तो इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो हमने देखा ना, बिकॉज इट इज़ मच सेपरेशन इज़ मच बिगर, तो जो -Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा दैट इज़ नेग्लिजिबल। तो हम जो इस पे पोटेंशियल मानेंगे इसके सरफेस पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस +Q चार्ज ओनली, ठीक है। तो कितना होगा +KQ/A, और इस पे कितना होगा माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस का माइनस हो गया, और इस पे कितना होगा -KQ/A, टोटल कितना हो गया 2KQ/A, ये मेरा V आ गया। नाउ रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को, रेजिस्टेंस के लिए क्या करूँगा मैं, V/E। तो V मेरा ये आ गया, हमने कहा था ना, या तो आप Q यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, और अदरवाइज V/E डायरेक्टली कर दो। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। Q से Q कैंसिल हो गया, आप K को रख दो 1/4πε0, एंड फाइनली यू गेट द रेजिस्टेंस एज ρ डिवाइड बाई 2πA, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन प्रोसीड, राइट। सो ये था इसमें, दैट्स अ मेजर कॉन्सेप्ट हेयर के बेसिकली के पोरली कंडक्टिंग मीडियम है आपके पास। इसके ऊपर अगर इफ़ यू हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी के लिए क्या किया हमने, इसको वी कनेक्टेड विद द बैटरी से कनेक्ट किया, दैट मीन्स इट विल गेट चार्ज, ये चार्ज किया, बिकॉज इफ इट विल गेट चार्ज सो इट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग आउट बिकॉज ऑफ पोरली कंडक्टिंग मीडियम। हाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद माई करंट, दैट लिंकेजेस इज देयर, दिस J.ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड J इज सिग्मा E। सो इसके थ्रू वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट, ठीक है। E मेरे को पता है कि बिकॉज ऑफ Q माई E इज़ कमिंग आउट हेयर, ठीक है, बट माई करंट विल बी स्प्रेडिंग लाइक दिस, ठीक है।
सो करंट इस तरीके से स्प्रेड कर रहा होगा. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक छोटे से एरिया से करंट निकालेंगे एंड वील इंटीग्रेट दैट. उसको इंटीग्रेट करके देखा, हमने देखा वी गॉट ए क्वाइट सिंप्लीफाइड इक्वेशन वंस वी इंटीग्रेटेड. ठीक है, बिकॉज इट विल बिकम अ फ्लक्स लाइक इक्वेशन, सो वी कैन राइट इट ईजिली लाइक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो इस तरीके से यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मेटल बॉल है मेरी. दिस मेटल बॉल इज़ देयर ऑफ रेडियस ए. इट इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द इन्फाइनेटली आइडियली कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे मेरा ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़ नॉट इन कंडक्टिंग, और इसके बियॉन्ड जो है, इसके एट ए डिस्टेंस एल के बाद ये सारा इन्फाइनेटली कंडक्टिंग मीडियम है. ये सारा इन्फाइनेटली कंडक्टिंग मीडियम है इसके बियॉन्ड. ठीक है, सो दैट इज़ इन्फाइनेटली कंडक्टिंग. उसका क्या होता है इन्फाइनेटली कंडक्टिंग में मेरा E is equal to 0, E inside is 0. ठीक है, इन्फाइनेटली कंडक्टिंग में E inside is 0. So that concept we are going to use it. So just that's why we are taking this. So now space around the ball, ये जो बॉल के अराउंड का स्पेस है that has been filled up by poorly homogeneous poorly conducting medium. जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा था ना, तो poorly homogeneous medium है. So same way यहाँ पे भी. So that means कि there will be a current flowing through it. Charge इस पे अगर if you are going to give some charge to it, there will be a current flowing through it. सो होमोजीनियसली पोरली कंडक्टिंग मीडियम है मेरा विद अ रजिस्टिविटी रो. ठीक है, इसकी ये जो मीडियम दे रखी है इसके अराउंड, बॉल के अराउंड, इसकी रजिस्टिविटी मेरी रो दे रखी है. ठीक है, एंड ए इज़ वेरी वेरी मच लेस देन एल. तो इसका जो मतलब जो डायमीटर है दैट इज़ वेरी वेरी मच लेस देन एल. नाउ मेरे को निकालनी है करंट डेंसिटी एट द कंडक्टिंग प्लेट. ये जो मेरा बाउंड्री है दोनों की. ठीक है, यहाँ पे इफ़ वी टेक दिस एज अ स्मॉल एरिया कंडक्टिंग प्लेट, सो यहाँ पे मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट द current density at the conducting plate as a function of r from the ball if the potential difference between the ball, अगर मैं इसके बीच में if I apply the potential difference between the ball and the plane. ठीक है, if we apply between the ball, ये ball है, ball और plane के बीच में अगर मैं potential apply कर दूँ, then we have to find out the current density at the boundary. ये बाउंड्री पे we have to find the conducting plane जो है मेरा, इस पे यहाँ पे current density बतानी है मेरे को. ठीक है, that is what we have to do. सो इसके लिए क्या करेंगे, करंट डेंसिटी क्या होती है मेरी, सिग्मा इंटू ई. ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज माई सिग्मा इंटू ई. सिग्मा इज नथिंग बट 1 बाय रो. रो इज नोन टू यू. आपको ई निकालना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द ई एट दिस कंडक्टिंग रीजन. ठीक है, इस पॉइंट पे कितना मेरा ई होगा. ठीक है, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ ई देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट डेंसिटी. अब ई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी वजह से फ्रॉम दिस बॉल, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. जो मेरा ये वाला जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल, सो वी विल ओनली बी, बिकॉज हम बाउंड्री चेंज हो रही है ना, बाउंड्री चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, बाहर मेरा 0 हो रहा है, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट पे चार्जेस आएंगे. सो यहाँ पे जो मेरा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई द चार्जेस हेयर. जो चार्जेस मेरे बिल्डअप होंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओनली इफेक्ट करेगा, पैरेलल में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा मेरा. जो भी मेरे चार्जेस जो बनेंगे यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट करंट डेंसिटी आएगी ना, चार्जेस बनेंगे मेरे यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन पे. वो चार्जेस क्यों बनेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने देखा था ना, बिकॉज ऑफ E2 माइनस E1 इज़ नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दिस वी हैव सीन इन द कंडक्टिंग प्लेन. हमने मोस्ट इन जब हम आई थिंक कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे और पोटेंशियल वाले लेक्चर में देख रहे थे, तो देयर वी हैव बिल्ड अप दिस फॉर्मूला. सो बेसिकली यू जस्ट फॉरगेट दैट. सो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस बॉल द इलेक्ट्रिक, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये. तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इन द बाउंड्री, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज. हॉरिजॉन्टल सॉरी ये वाला जो पैरेलल कंपोनेंट है इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज. ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट इट इज़ गोइंग टू चेंज इनसाइड द बाउंड्री एंड आउटसाइड द बाउंड्री. ठीक है, बस यही वाला चेंज होगा बिकॉज जो मेरे चार्जेस बिल्डअप होंगे, सपोज माई चार्जेस यहाँ पे सिग्मा बिल्डअप है. सो यहाँ पे अगर मेरा एप्सिलॉन E1 है तो यहाँ पे अगर मेरा E2 है, तो जो मेरा ये सिग्मा बिल्डअप है इसकी वजह से क्या होगा मेरा यहाँ पे जो मेरा E2 हो जाएगा वो क्या होगा, E1 जो होगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये जो मेरे चार्जेस बिल्डअप होंगे, तो ये जो डिफरेंस आ गया मेरा E2 माइनस E1, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, जो चार्जेस होंगे मेरे दैट इज़ गोइंग टू गिव द ये नॉर्मल वाले फील्ड को इफेक्ट करेंगे बस. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे मेरा फील्ड 0 हो रहा है बट मेरा इनसाइड फील्ड विल बी देयर. यहाँ पे इस पॉइंट पे तो फील्ड होगा ना, बाउंड्री पे निकालना हमने, तो यहाँ पे तो फील्ड कुछ ना कुछ है हमारा. हमने देखा यहाँ पे फील्ड कितना होगा मेरा इस डायरेक्शन में. सो ये मेरा हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर.
ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा नेट फील्ड कितना है, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेन इफ आई से कि मेरा बॉल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सम चार्जेस विल बी इन दिस साइड के क्यू बाई आर स्क्वायर सेम वैल्यू का, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नेट यहाँ पे 0 आएगा ना। कंडक्टिंग प्लेन में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर होगा। सो जो मेरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है उसमें भी ये ऐड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये टोटल मेरा बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये एंड कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ये वाला, बिकॉज दिस विल बी, अगर ये मेरा थीटा है सो दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, यही वाला कंपोनेंट रहेगा। सो यहाँ पे मैंने देखा बिकॉज ऑफ दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओनली चेंज एट द बाउंड्री इज इन द नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट कितना है इसका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पॉइंट। सो दैट मीन्स कि देयर इज अ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इधर है बिकॉज ऑफ दिस बॉल, और फिर सम चार्जेस इधर की साइड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। सो जो नेट बना रहा है दैट इज 0। सो सेम ये के क्यू बाई आर स्क्वायर अंदर की साइड में भी होगा, इधर के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी एक बॉल की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो ये मेरा नेट अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था मेरे को टू गेट द वैल्यू ऑफ माई करंट डेंसिटी। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड में आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिकॉज मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। बिकॉज मीडियम पे जहाँ पे मेरी बाउंड्री मीडियम होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट काफ़ी बार पहले भी देखा है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ माई परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा चार्जेस बिल्डअप होंगे, जो चार्जेस बिल्डअप होंगे जो बिकॉज ऑफ दोस ओनली द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इफेक्टेड। पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अक्रॉस द माई बाउंड्री दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इफेक्टेड। तो जो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पे भी मेरा जो ये वाला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, ठीक है। वो इफेक्ट नहीं होगा मेरा कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे यही है मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ विल पुट दिस वैल्यू, ठीक है, 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरा, दिस इज थीटा, cos theta will be your L by R, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ cos theta L by R। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। Q यहाँ से निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई, ये यहाँ से निकालेंगे हम, इस पे पोटेंशियल कितना है V, ये हमने इसके अक्रॉस V दिया हुआ है ना। सो द पोटेंशियल इज के क्यू इंटू ए, ठीक है, के क्यू इंटू ए इसका पोटेंशियल हो गया। यहाँ से मैं इसका आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। Q कितना आ गया मेरा, V इंटू ए डिवाइडेड बाई के, ठीक है। विद जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, Q की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो। इस पे हमने वी विल फाइंड द वैल्यू हेयर, इस पे कितना पोटेंशियल, इस पे चार्ज निकालना है ना हमने, कितना चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज व्हेन यू अप्लाई दिस वोल्टेज। सो यू हैव गॉट दिस के क्यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से Q निकाला आपने ए वी बाई क्यू, ठीक है, ये पुट कर दिया आपने यहाँ पे ए वी बाई क्यू। कॉस थीटा आपने एल बाई आर पुट कर दिया। रेस्ट ऑफ द वैल्यू के से के कैंसिल हो जाएगी, आपका जो करंट डेंसिटी रह जाएगी 2 AVL बाई रो आर क्यूब। दिस इज योर करंट डेंसिटी एट द बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। और दूसरा मेरे से पूछा हुआ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जैसे हमने पहले वाले केस में किया था ना, वैसे ही करेंगे। स्मॉल डी आई निकालेंगे, स्मॉल डी आई निकालेंगे, ठीक है। इसका ई ये होगा DS हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल डी आई निकाला, J डॉट DS, J मेरा यहाँ से ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है बट ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोग E डॉट DS से कर लेंगे, उससे ईजी पड़ेगा। तो 1 बाई से ये J को मैंने लिख दिया 1 बाई सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन किया, E डॉट DS आया, E डॉट DS को मैंने लिख दिया। इस पे चार्ज कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मैंने यहाँ से निकाल लिया अगेन, VA बाई K डाल दिया, रो एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ योर I आ गया। आपको इसको V से डिवाइड कर दो, V से डिवाइड किया आपका V कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गॉट इट। R इक्विवेलेंट कम्स आउट इक्वल टू रो, आप इसको K को लिख दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यू विल गेट द वैल्यू रो डिवाइड बाई 4 पाई A, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई A, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, क्वेश्चन है हमारा कि डेमोन्स्ट्रेट दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द डायरेक्ट करंट लाइंस एट द बाउंड्री ऑफ 2 कंडक्टिंग मीडिया। तो ये मेरे 2 कंडक्टिंग मीडिया हैं, ठीक है। सो वी आर फाइंडिंग आउट के वी हैव टू फाइंड आउट द डेमोन्स्ट्रेट दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर करंट यहाँ पे जा रहा है, सो इफ़
अगर दोनों का सेम मीडियम होता सो इट विल बी गो स्ट्रेट लाइन ओनली। तो अभी क्या मीडियम चेंज हो रहा है, सो देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन हैपनिंग है, ठीक है। सो अगर करंट ऐसे जा रहा है सो इट इज़ चेंजिंग इट हेयर, बट एक जो इसकी वैल्यू ऑफ माई जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग टू गेट चेंज। दैट रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ टू कंडक्टिंग मीडिया दैट हैज़ फॉर्म्ड। इसकी वजह से कंडक्टिंग मीडिया पे ये वाली रिलेशनशिप हमें निकालनी है, जो रिलेशनशिप आ रही है हमारी tan अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। और ये रिलेशनशिप निकालनी है एट द बाउंड्री के दिस इज़ योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिराइव करनी है आपने, वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज़ ऑफ द मीडियम। ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया, एंड द एंगल बिटवीन द अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर द एंगल बिटवीन द करंट लाइन्स, ठीक है। सो एंगल बिटवीन द करंट लाइन्स मीन्स इफ इट्स कमिंग एट इस एंगल दिस, इससे नॉर्मल ये अल्फ़ा 1 है एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड हेयर, सो इसके ये अल्फ़ा 2 है, ठीक है। दिस अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 इज़ बिन गिवन टू यू। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको इस यू हैव टू डिराइव दिस रिलेशनशिप, ठीक है, आपको ये बताया हुआ है, यू हैव टू डिराइव दिस रिलेशनशिप। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी से ही। हमारा एक तो जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि एट द बाउंड्री लेवल, जो बाउंड्री होती है हमारा उस पर क्या रहता है हमारा एट द बाउंड्री, बिकॉज माई सिग्मा इज चेंजिंग ना, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, बिकॉज माई सिग्मा इज चेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ योर जे इज़ नथिंग बट योर सिग्मा इंटू ई, ठीक है। सिग्मा इज चेंजिंग, सो सिग्मा इंटू ई आप, और आपका ये एरिया, अगर आप देखें ये वाला एरिया यहाँ पे आके बाउंड्री पे आके दिस एरिया इज चेंजिंग, अदरवाइज दिस एरिया इज दिस वन ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारा एट दिस बाउंड्री, बिकॉज ऑफ द करंट, ये जो मेरा करंट होगा, बिकॉज ऑफ दिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस पॉइंट पे द चार्जेस विल बी बिल्ड अप, ठीक है। हमने ऑलरेडी पिछले वाले भी लेक्चर में पिछले वाले स्लाइड उसमें भी देखा था, बिकॉज द चार्ज इज फ्लोइंग, यहाँ पे चार्जेस विल बी बिल्ड अप। चार्जेस क्यों बिल्ड अप होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर विल बी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, वो डिफरेंट क्यों होंगे, बिकॉज माई सिग्मा इज डिफरेंट, दोनों के सिग्मा डिफरेंट है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना हमारा, इफ जे इज़ वॉट योर जे इज़ योर आई बाई A1। अगर आपका दो मीडियम में जा रहा है तो अगर आपका ये आई कांस्टेंट है, आई इज़ व्हाट योर आई इज़ योर जे इंटू ए, ठीक है, आई इज़ योर जे इंटू ए, और आपका अगर आई कांस्टेंट है दैट मीन्स योर जे इज़, और एरिया कांस्टेंट है तो जे इंटू ए सेम, जे इंटू ए सेम है तो आपका सिग्मा इंटू ए सेम होना चाहिए, और अगर सिग्मा वेरी कर रहा है तो आपका ई वेरी करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। अगर आपका जे सेम है एंड योर सिग्मा एंड ई आर देयर, तो जे चेंज नहीं हो रहा, आपका सिग्मा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपका ई चेंज होगा, आपका इससे इसमें ई चेंज हो जाएगा, यहाँ पे E1 होगा, यहाँ पे E2 होगा। और चेंज इन ई का क्या होगा हमारा, ये डेल्टा ई इज़ नथिंग बट जो मेरा परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है, हमने देखा था, जो अगर यहाँ पे E1 है, सो अगर यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे E1 है ये ऐसे, और यहाँ पे E2 है ये ऐसे, तो यहाँ पे इन दोनों के अगर मैं कंपोनेंट लूँगा इसके ऐसे, तो मेरा जो पैरेलल कंपोनेंट दोनों के होंगे, सो थोड़ा और अच्छे ढंग से बना लेते हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है। सपोज़ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ये है E1 यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ये E1 साइन थीटा आ गया, ये E1 हो गया। सेम यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि यहाँ पे मेरा ये है E2, ठीक है, और मैं ले लूँ ये E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा, सो यहाँ पे जो मेरे पैरेलल वाले होंगे दीज टू, ये नहीं चेंज होंगे, ये सेम रहते हैं, और जो मेरे परपेंडिकुलर होते हैं ये चेंज होते हैं, बिकॉज मेरे जो चार्ज बिल्डअप होगा यहाँ पे, जो मेरा चार्ज बिल्डअप होगा बाउंड्री पे, दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द नॉर्मल फील्ड। ये हमने लास्ट में भी देखा था, नॉर्मल फील्ड को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेरे जो नॉर्मल फील्ड होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इफेक्ट का वो चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज होगा एट द बाउंड्री, ठीक है, एट द बाउंड्री मीडियम। यहाँ से यहाँ पे अगर मैं फ्लो कर रहा हूँ, बिकॉज माई कंडक्टिविटी इज चेंजिंग, दैट्स वाई माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बिकॉज ऑफ दैट द चार्जेस विल बी बिल्ड अप हेयर, ठीक है, बाउंड्री पे चार्जेस विल बी बिल्ड अप। तो हमने वो चार्जेस बिल्डअप जो हुए हैं उसकी वजह से हमने करंट डेंसिटी भी निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में। अब इसके अंदर हमारे को ये रिलेशनशिप निकालनी है, तो इसके अंदर हमारे को जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, मेरा करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट जब मेरा सेम फ्लो हो रहा है और माई कंडक्टिविटी इज चेंजिंग, दैट मीन्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, electric field is changing because we have this relationship I same, दोनों साइड पे I सेम है, तो J इंटू A1 इज इक्वल टू J इंटू A2, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ये मेरा हो जाएगा, J को मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू E1, जो इसमें होगा इस वाली बाउंड्री पे, सिग्मा इंटू E1 इंटू A1, ठीक है, दिस इज माई A1 और दिस इज माई A2, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू A1, सिग्मा इंटू E1 इंटू A1, और यहाँ पे हो जाएगा एट दिस साइड, यहाँ पे जो होगा मेरा एट दिस पॉइंट, इट इज सिग्मा इंटू
यहाँ से जो एंट्री कर रहा होगा दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा होगा मेरा दैट इज़ सिग्मा वन इंटू E1 इंटू A1, ठीक है। और इधर जो जा रहा होगा दिस इज इधर जो जा रहा होगा सिग्मा 2 E2 इंटू A2। और यहाँ पे जो मेरा E है, तो उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मेरा पैरेलल वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा दो कंपोनेंट आएंगे ना E के, सो यहाँ पे अगर ये है मेरा, ये दो कंपोनेंट आएंगे, सो ये E है सपोज, तो ये दो कंपोनेंट आएंगे E के। सेम वे अगर मेरा ये E है, यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे E के। सो मेरा जो पैरेलल वाला कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी सेम, ठीक है। E का जो कंपोनेंट मेरा पैरेलल आएगा दैट विल बी सेम, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू गेट, ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो चेंज होगा। तो बाउंड्री मीडियम पे E पैरेलल रिमेन सेम बिकॉज द बाउंड चार्जेस अफेक्ट ओनली द E परपेंडिकुलर, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे चार्जेस बिल्डअप होंगे तो वो परपेंडिकुलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट E, तो सो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन आएगा दैट इज़ E ये है मैं आपका, तो दिस इज़ योर अल्फ़ा 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये इधर की साइड में E1 साइन अल्फ़ा 1, ठीक है। सेम वे अगर आपका E ये है, तो यहाँ पे ये आपका अल्फ़ा 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 साइन अल्फ़ा 2, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेम रहेंगे, हमने देखा ना पैरेलल सेम रहेंगे। तो एक रिलेशनशिप आपकी आ गई E1 साइन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू E2 साइन अल्फ़ा 2 विद द पैरेलल रिलेशनशिप, जो आपका फील्ड पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, आई दोनों में सेम रहेगा, तो आपने उसको रख दिया आई को, इट इज़ नथिंग बट योर करंट डेंसिटी इनटू एरिया, J इंटू ए, ठीक है। एरिया इज चेंजिंग, यहाँ पे बाउंड्री पे, दिस बाउंड्री पे एरिया इज चेंजिंग ना, यहाँ पे एरिया ये है, और जो बाउंड्री लाइन पे दिस एरिया हैज़ बिकम ए, ठीक है। अब मैं इस ए को, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, ये इसमें प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, इधर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, एंड आई कैन प्रोजेक्ट इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों को A2 और A में रिलेशनशिप, मैं A1 और A में रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन है। तो आई कैन राइट इट डाउन, A1 इज़ नथिंग बट A cos अल्फ़ा 1 एंड सेम वे A2 इज़ नथिंग बट A cos अल्फ़ा 2, ठीक है। ये जो है ये इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, बस ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये मेरा A2 है, तो मैं, और ये मेरा A1 है, ठीक है। आई कैन राइट इट डाउन, ये अल्फ़ा एंगल है, सो आई कैन राइट इट डाउन A2 इज़ नथिंग बट योर A cos अल्फ़ा 2, इस तरीके से ना। ये आपका ये है, और ये सपोज आपका दिस इज़ योर A2 एंड दिस इज़ योर A, तो आपको ये अल्फ़ा 2 एंगल है आपका, तो आप यू कैन टेक इट A2 इज़ नथिंग बट योर A cos अल्फ़ा। सेम वे आपका ये आपका A1 है, ठीक है, और ये आपका A2 है, तो यहाँ पे दिस इज़ योर अल्फ़ा 1, तो यू कैन राइट इट डाउन A1 इज़ योर A cos अल्फ़ा 1, ठीक है। तो आपका एक सेकंड रिलेशनशिप ये आ गया, यहाँ पे A1 और A2 है ना, ये आपका रिलेशनशिप आ गया। तो यू कैन, एक रिलेशनशिप आपका E से आ गया, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको चाहिए, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में रिलेशनशिप चाहिए। तो आप क्या करेंगे, E1 में ये वाला रिलेशनशिप डाल दें, E1 की वैल्यू डाल दो आप E2 साइन अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा 1, और यहाँ पे E1 की वैल्यू डाल दो आप A cos अल्फ़ा, बिकॉज वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप A2 इज़ माई A cos अल्फ़ा 2 एंड A1 इज़ माई A cos अल्फ़ा 1। तो हेयर यू पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू tan अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1, एंड दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव टू प्रूव, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव टू प्रूव। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट यही था कि एट द बाउंड्री मीडियम only the electric field normal to the boundary medium that is going to get affected, parallel electric field will be same। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका अगर ऐसे होगा और इसका भी ऐसे होगा, ठीक है। तो आपका ये वाले कंपोनेंट चेंज होंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो दोनों सेम रहेंगे। तो आप पैरेलल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया हमने यहाँ पे, एक तो ये रिलेशनशिप रहेगा, और दूसरा आपका एरिया वाला रिलेशनशिप रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्री मीडियम पे ये वाला एरिया चेंज हो रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे एरिया, ये एरिया है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ता है ना, ये सपोज ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो एट द एरिया लेवल पे यू कैन चेंज इट, और एक जो हमारे को मेजर है कि आई इज सेम इन बोथ, सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन गेट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन रह गए हमारे, एंड देन विल रैप अप। सो इसके अंदर क्या है मेरा कि 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर से रखे हैं विद इक्वल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल क्रॉस सेक्शन है ये। सो कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये वाले दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट, यही सारे कॉन्सेप्ट अभी हम यूज़ करेंगे। सो 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं मेरे इक्वल क्रॉस सेक्शन के, जिसकी रजिस्टिविटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। सो ये मेरे 2 सिलेंडर्स हैं, दिस वन फर्स्ट सिलेंडर एंड दिस इज़ माई सेकेंड सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों की जो मेरी रजिस्टिविटी है सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है।
पुट टू एंड फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर इफ़ द आई करंट फ्लोज। ठीक है, अगर मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज एट द बाउंड्री। ये बाउंड्री है तो इस पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं चार्ज बिल्डअप क्यों होगा। ठीक है, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पर सपोज मेरा करंट सेम है, दैट मीन्स ई लेफ्ट इजिकल टू ई राइट। यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी हो गई मेरी, जे आई इंटू ए। ठीक है, लेफ्ट ये इधर की साइड J1 इंटू ए हो गई और J2 इंटू ए। एरिया दोनों साइड का सेम है, एरिया कैंसिल। अब J को मैंने क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट E1 बाई सिग्मा। ठीक है, J को ये लिख सकते हैं ना, J इज़ नथिंग बट योर सिग्मा इंटू ई होता है। ठीक है, आप J को लिख दो यहाँ पे, सो सिग्मा इज़ नथिंग बट योर 1 बाई एप्सिलॉन 1 बाई ये रो। तो आपने लिख दिया यहाँ पे J1 इज़ योर E1 बाई रो एंड E2 बाई रो आपका J, ये हो गया। तो आपका ये दोनों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रो 1 एंड रो 2 आर डिफरेंट ना, तो जिसकी ज़्यादा होगी, सपोज रो 1 इज़ हाई, अगर रो ज़्यादा है तो आपका E1 भी ज़्यादा होगा। ठीक है, टू मेंटेन दिस इक्विवेलेंसी दोनों का, यू हैव टू मेंटेन द करंट, यू हैव टू मेंटेन द करंट डेंसिटी। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपका ये ज़्यादा होगा, रो ज़्यादा होगी, अगर आपकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपका यू नीड टू हैव मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यू नीड टू हैव लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस, एक जगह आपका ज़्यादा, सपोज ये कम है मेरा, ये ज़्यादा है, सॉरी ये ज़्यादा है मेरा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ये रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे कम करंट फ्लो का, कम करंट फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसको ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे यहाँ पे। तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी इस वाली बाउंड्री पे, और यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हमने देखा था जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आता है, E2 माइनस E1 अगर मैं देखूँ, दैट इज़ नथिंग बट योर चार्ज एनक्लोज्ड, जो हमारा गॉस लॉ होता है। E2 माइनस E1 अगर मैं किसी सरफेस के थ्रू जाऊँ, इफ़ यू गो थ्रू दीज टू सरफेसेस, यहाँ पे E1 एंटर कर रहा है और यहाँ से E2 एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होता था, E2 माइनस E1 इज़ नथिंग बट योर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज मेरा इसके अंदर स्टोर है। सो दैट्स वाई द बिकॉज ऑफ द चेंज इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड, द we can say some charge will be there on the boundary and we have to find out that charge at the boundary. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गई। सो हमने देखा बिकॉज ऑफ डिफरेंट दिस, E will be different in E बिकॉज ऑफ द चार्ज एनक्लोज बिटवीन इट। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमारे को पता है कि यहाँ पे कितना होगा मेरा एट दिस पॉइंट, दिस इज E2 कितना होगा मेरा, E2 इज़ नथिंग बट जो मेरा यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होगा उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस E1, तो दिस विल बी माई टोटल। तो E2 माइनस E1 कितना आ गया। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो E2 माइनस E1 कितना हो गया मेरा इन दोनों के बीच में, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E2 माइनस E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो। E2 इज़ नथिंग बट योर सिग्मा यहाँ से, दिस इज़ नथिंग बट योर आई। सो यहाँ से आप सो योर J इज़ योर 1 बाई रो इंटू E। सो यहाँ से इसको इधर ले जाओ, इसको ये J क्या हो गया आपका I बाई A1, ये A तो आपका कांस्टेंट है तो I1, सो I भी आपका सेम है, तो सिंपल आपका ये ऐसे हो गया ना, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E हो गया। इसको आप लिख दो 1 बाई रो इंटू E, इसको इधर ले जाओ तो सिग्मा J इंटू E हो गया। J को आप I बाई A लिख दो, तो E क्या आ गया आपका रो I बाई A। ठीक है, यहाँ पे I और A तो सेम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रो 2 माइनस रो 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको Q निकालना है, इसको Q बाई A कर दो आप, तो A को उधर ले जाओ, सिग्मा को आपको Q निकालना ना। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q लाइक दिस। ठीक है, चार्ज डेंसिटी निकालनी है। इफ़ यू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी, सो योर चार्ज डेंसिटी सिग्मा कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, इसको Q बाई A कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा आपका एंड यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स हाउ। यहाँ पे आप I बाई A कॉमन ले लो, रो 2 माइनस रो 1 हो गया, इधर ये हो गया आपका सिग्मा क्या हो गया आपका Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो गया एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर Q एज एप्सिलॉन नॉट रो 2 माइनस रो 1 इंटू I। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट Q। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है ना, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट चेंज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक आ गया। अब मेरे को यहाँ पे फिर से वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी
एक्सट्रेनियस चार्जेस के डायलेक्ट्रिक की वजह से इसके अंदर पोलराइजेशन भी होगा, उसकी वजह से बाउंड चार्जेस आएंगे, वो नहीं चाहिए हमें, बस एक्सट्रेनियस चार्जेस का ही निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सेम वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया मेरा, आई हैव पुट द डायलेक्ट्रिक, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भी डाल दिया जिसकी परमिसिविटी विल बी डिफरेंट, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, दोनों साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा E2, एंड दैट E2 जो होगा इट इज़ नथिंग बट जो हमने पीछा देखा था ये सपोज हमने जो रिलेशनशिप ड्राइव किया था यहाँ पे ये वाला था ना, कि नॉर्मल केस में जब हमारा व्हेन वी डोंट हैव व्हेन दोनों सेम डायलेक्ट्रिक के हैं. ठीक है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक दोनों के चेंज हो गए, तो यहाँ पे यही है, द गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड अप विद 2 डायलेक्ट्रिक. ठीक है, विद थिकनेस, इन दोनों की थिकनेस भी चेंज है, दिस इज़ D1, दिस इज़ माई D2. ठीक है, थिकनेस भी यहाँ पे चेंज कर डाली. परमिसिविटीज है इसकी एप्सिलॉन 1, इसकी एप्सिलॉन 2, इस डायलेक्ट्रिक की एप्सिलॉन 1 है, इस डायलेक्ट्रिक की एप्सिलॉन 2 है. रजिस्टिविटीज़ भी चेंज है. DC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर विद इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द लेयर 1 to 2, 1 से 2 वी हैव अप्लाइड द पोटेंशियल. वी हैव टू फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द एक्सट्रेनियस चार्जेस, नॉट द बाउंड चार्जेस. जो डायलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड चार्जेस भी बिल्डअप हो जाते हैं, हमें वो नहीं निकालनी, एक्सट्रेनियस चार्जेस की वजह से वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमने देखा था लास्ट प्रीवियस उसमें, विदाउट डायलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E2 - E1 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा चार्जेस, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, जो ये E2 - E1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना होगा, मेरा एप्सिलॉन इंटू डायलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो डायलेक्ट्रिक में मेरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 and E1. सो E2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो यहाँ पे मैं ये वाली क्वेश्चन थी ना हमारी, इन माई वैक्यूम, जो जहाँ पे परमिटिविटी इफ़ वी इन आर वैक्यूम दिस विल बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने रिलेशनशिप हमने यहाँ पे बिल्डअप किया था, ये वाला दिस वन. तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारा अगर हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/ε0. अगर E' देखना है तो E/ε हो जाता है ना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने यहाँ पे अगर मेरे को वैक्यूम का निकालना है तो कितना हो गया, E' इंटू E. ठीक है, अब मेरे यहाँ पे वैक्यूम में ये है. ठीक है, और मेरा डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मेरे को अगर यहाँ पे वैक्यूम वाला निकालना है तो कितना हो जाएगा, E2 इंटू एप्सिलॉन 2, और इसका कितना हो जाएगा, E1 इंटू एप्सिलॉन 1, E1 इंटू एप्सिलॉन 1. तो हम लोग यही 2 फैक्टर डाल देंगे. सो ये डायलेक्ट्रिक के अंदर वाले हैं E2 और E1 ना. ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप में आई पुट द वैल्यू E2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा वैक्यूम का है, और ये मेरा E1 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो एक मेरी रिलेशनशिप ये आ जाएगी. ठीक है, वन रिलेशनशिप इज दिस. सेकेंड रिलेशनशिप विल बिल्ड अप के दोनों में करंट इज फ्लोइंग सेम करंट. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डाला J1 इंटू A, तो करंट मैंने लिख दिया करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल. अब करंट डेंसिटी को मैंने लिख दिया E1 बाय ρ1, E2 बाय ρ2. ये मेरा दूसरा रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, ये मेरा बिकॉज R1 इसमें रिलेशनशिप है. तीसरा मैं निकालूंगा माई पोटेंशियल अप्लाइड, तो इसके बीच में कितना होगा, E1 इंटू D, और यहाँ पे E2 इंटू D2, E2 इंटू D2. ये मेरे तीसरी रिलेशनशिप आ गई. E1 D1 हमने देखा था वोल्टेज क्या होती है, हमने E इंटू DL. सो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, E इंटू D1 और प्लस E इंटू D2 इज़ नथिंग बट योर टोटल वोल्टेज. ये 3 रिलेशनशिप आ गई आपकी. नाउ इस वाले पहले में व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द E1 आउट ले लो यहाँ से, बस इसको आप रिजॉल्व कर लो, इसको E1 आउट ले लो, E2 E1 में रिलेशनशिप बना लो, और यहाँ से E2 E1 निकाल के पुट द वैल्यू ऑफ योर ρ1 ρ2 की वैल्यू डाल दो. ठीक है, और उसके बाद फाइनली इस V को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, जस्ट एलिमिनेट E फ्रॉम, यहाँ से एलिमिनेट V फ्रॉम हेयर. नहीं, V तो चाहिए आपको, व्हाट यू हैव टू एलिमिनेट, यू हैव टू फाइंड आउट V इज़ बीन गिवन टू यू, D1 D2 इज़ ऑल्सो गिवन टू यू. तो ठीक है, आप यहाँ से सिग्मा निकाल लो, इसको इधर ले जाओ बस, एंड यू कैन टेक आउट द सिग्मा फ्रॉम हेयर. ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन आपको निकालनी थी. इसमें पहली ये वाली डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, जो परपेंडिकुलर डिफरेंस आता, जो नॉर्मल डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्ज, बिकॉज ऑफ द चार्जेस बिल्ड अप हेयर, वो हमने यहाँ से निकाल ली. दूसरी हमने दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, वो रिलेशनशिप निकाल ली हमने. तीसरी हमारी पोटेंशियल की रिलेशनशिप थी, पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस E1 इंटू D, इसके अक्रॉस E2 इंटू D, ये तीसरी रिलेशनशिप निकाल ली. ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल दैट वाज देयर इन दिस लेक्चर. सो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कॉन्सेप्ट देख लिए आज. हमारे को करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो गया, जो हमने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखने थे. अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे.
we are going to see the heating effects, and first of all in the next lecture we are going to start with the इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे. विल स्टार्ट विद गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, जो 5-6 हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें, बट विल डू टन्स ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी लगाने पड़ेंगे, तभी वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी उसकी. तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, उसमें आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आएगी. हमें उस नेक्स्ट जो हमारे को लेक्चर करने होंगे ना, उसमें वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑन टू दैट. ठीक है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखना शुरू करेंगे. और हमारा एक और लास्ट टॉपिक रह गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने आज देख लिया एडवांस्ड क्वेश्चन थोड़े, एंड मेजरली वी हैव सीन द लिंकेजेस बिटवीन दिस जे एंड ई. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंकेज है, और यहाँ से ये वोल्टेज. ठीक है, ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइट, तो हमने स्टार्ट किया था आज का थोड़ा, हमने वी हैव सीन के हाउ आर कॉन्सेप्चुअल लिंकेजेस आर देयर, एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन द क्वेश्चंस. राइट, ठीक है, फिर विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.